कक्षा 82 धैर्य की फोर्सफुली किस शिवी को। अब आगे। अगली सुबह बनारस गीता भवन सुबह के 11 बजे। गीता भवन के आगे एक चमचमाती पोश कार आकर रुकी। उसमें का ड्राइवर बाहर निकला और कार का गेट खोलता है। कार से एक 70-75 साल का बूढ़ा आदमी जिसने बहुत ही महंगा धोती कुर्ता पहन रखा था, वो निकला और उन्हीं के साइड से एक 60-65 साल की बूढ़ी महिला जिसने महंगी बनारसी साड़ी पहन रखी थी, वो निकली और गीता भवन के अदन फिर वो दोनों चले गए। गेट पर ही उनका इंतजार गीता जी कर रही थी। वो जब उन्हें देखती है तो खुश होकर जल्दी से उनके पांव छूती हैं और वो दोनों भी मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। गीता जी मुस्कुराते हुए उनसे बोली, माँ पापा आइए अदन चलते हैं। समीर कब से आप सबका इंतजार कर रहा था। वो दोनों भी हंसते हुए उनके साथ अदन गए तो समीर वहीं सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वो जब किसी के आने की आवाज़ सुनता है तो सामने देखता है और फिर खुश होकर अपना लैपटॉप साइड में रखता है और उनके पास जाता है। उन दोनों के पैर छूते हुए बोला, दादू दादी आप सब आ गए। मुझे कॉल कर दिया होता मैं आ जाता लेने। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों आदमी औरत समीर के दादा दादी थे, जिनका नाम गिरधर जौहर और जानकी जौहर था। उनका रुतबा पूरे बनारस से लेकर प्रयागराज तक था। वो काफ़ी नामी गिरामी खानदान के थे, पर समीर के पापा रमेश जी ने अपने मन से शादी की थी जिस वजह से गिरधर जी नाराज हो गए थे। इसलिए रमेश जी इतने अमीर होने के बावजूद भी अपने बच्चों और बीवी के साथ अलग एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहते थे। पर जब रमेश जी की मौत हुई तब गिरधर जी को बहुत दुख हुआ था, जिस वजह से वो काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे। उन्होंने गीता जी से भी माफ़ी मांगकर उन्हें वापस घर ले जाने की बात की थी, पर गीता जी काफ़ी स्वाभिमानी औरत थी इसलिए उन्होंने उन्हें माफ़ तो कर दिया, उनके साथ नहीं गई और अपने दोनों बच्चों को अकेले पालती रही। और फिर गिरधर जी और उनकी पत्नी जानकी जी भी उनसे ऐसे ही मिलते थे और एक दूसरे के अच्छे संपर्क में थे। समीर और सिम्हिका का वो दोनों बहुत प्यार करते थे, पर सिम्हिका के जाने के बाद वो दोनों और बीमार हो गए। पर इतने सालों बाद अपने पोते समीर से मिलने के लिए वो तुरंत यहाँ तक चले आए। गिरधर जी समीर को अपने गले लगाते हुए बोले, बेटा तेरा दादू अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि वो खुद नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात पर समीर मुस्कुरा दिया और फिर सभी हाल में आकर बातें करने लगे और गीता जी सबके लिए चाय नाश्ता लगवाने लगी। कल पूजा थी जिस वजह से सभी का रहना जरूरी था। फिर वो सब ऐसे ही बैठकर सारी बातें करने लगे, पर बीच बीच में सिम्हिका के जिक्र से सब दुखी हो जाते थे। हो भी क्यों न, वो लाडली जो थी सबकी। उसी समय पैलेस में टेरेस के एक लेविश रूम में वहाँ की सारी चीजें बिखरी हुई थी। बैंगल्स कुछ टूटी थी और कुछ फ्लो पर बिखरी पड़ी थी। सिमी के कपड़े पूरे फ्लो पर बिखरे थे। एव की शर्ट भी फ्लो पर पड़ी थी। उस रूम को देखकर सब आसानी से पता लगा सकते हैं कि वहाँ रात में क्या क्या हुआ होगा। सूरज की रोशनी छनकर सीधे उस वाइट राउंड शेप बेड पर सुकून से सो रहे दो लोगों पर पड़ रही थी, जो एक ही चादर में लिपटे हुए थे। तभी वहाँ एव का फोन बजता है और एव की नींद टूट जाती है। उस समय उसके बाल पूरे मैसी थे। उसके फेस पर एक अलग ही चमक थी। वो आंखें बंद किए अपने एक हाथ से फोन उठाता है और उस आ रहे फोन को देखता है जिसमें किन्नू लिखा था। एव बिना किसी भाव के फोन उठाता है तो उधर से सात्विक बोलता है, चीकू मैंने रात को संभाल लिया सब, पर अब घर आ जाओ, सभी पूछ रहे हैं, खासकर सिमी के बारे में। उद्धरण चिन्ह। एव बस हम बोलकर कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो एक नज़र अपनी लिटिल वाइफ पर डालता है, जो उससे ही बिल्कुल सटी हुई थी या कह लो उसी के ऊपर लेटी हुई थी। उसके फेस पर एव का दिया हुआ रात भर का टॉर्चर अभी तक साफ साफ दिख रहा था, पर उसका फेस अब बहुत ग्लो कर रहा था। वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एव एकटक उसे देखते हुए उसे अपने साइड में लिटाता है, फिर उसके बालों को इसके चेहरे से हटाते हुए रात के सब याद करने लगता है। रात का याद करके उसके फेस पर एक अलग ही प्यारी स्माइल थी। सिमी अभी तक बहुत नींद में थी और हो भी क्यों न, एव ने उसे रात भर सोने नहीं दिया था तो वो अभी तक तो सोएगी ही।
पर उन दोनों को हवेली जाना था, जिस वजह से एव को अपनी लिटिल वाइफ को उठाना था। वो झुककर उसके नोज पर किस करके उसके फेस को अपने फेस से रब करते हुए अट्रैक्टिव आवाज में बोला, लिटिल वाइफी गेट अप, दोपहर हो गई है। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बाहों में कसम साते हुए करवट ले लेती है पर उठती नहीं। एव उसे पीछे से हग करते हुए उसके कान पर हल्के से बाइट करता है और उसकी गर्दन पर उस जगह किस करता है जहां उसके दिए हुए लव बाइट्स अब लाल पड़ चुके थे। सिमी उसके इस तरह करने से कसम साते हुए और नींद भरी आवाज में बोली, सोने दीजिए ना प्लीज। एव लगातार उसके गर्दन पर किस करते हुए धीरे से बोला, नहीं लिटिल वाइफी, हमें अभी हवेली चलना है, वहां चलकर तुम फिर से सो जाना, ओके। उद्धरण चिन्ह। सिमी जैसे ही उसकी तरफ पलटती है, अचानक से वो तेज से चीख पड़ती है। एव जो एक बार फिर सिमी की खुशबू में मदहोश हो रहा था, वो सिमी के चीखने से तुरंत उसे पकड़कर बोला, व्हाट हैपेंड लिटिल वाइफी। सिमी की आंखों से आंसू निकलने लगा। वो एव के सीने से लगते हुए सुबकते रोते हुए बोली, अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप बहुत गंदे हो, मैं आपसे अब बात नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो एव से दूर हटने के बजाय बिल्कुल इसी से लिपट गई और उसे कसकर पकड़कर सिसकने लगी। एव उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने गांव से किसी को मैसेज करता है। करीब 10 मिनट बाद एक ड्रोन उस टेरेस पर आता है और सीधे एव के रूम में आता है और उसके बेड पर कई सारी टैबलेट्स को रखकर वापस उड़ जाता है। सिमी एव को छोड़ नहीं रही थी, जिस वजह से एव को ड्रोन का सहारा लेना पड़ा दवा लाने के लिए। एव एक हाथ से अपनी क्यूट सी वाइफ को पकड़ता है जिसका फेस रो रो कर लाल हो चुका था और दूसरे हाथ से वो टैबलेट्स लेता है। फिर वो उठकर बेड पर बैठता है। सिमी अभी भी उससे किसी बंदर के बच्चे के जैसे चिपकी थी। इससे कोई मतलब नहीं था कि वो अभी पूरी नेक्ड थी। अभी उसे इतना पता था कि उसकी पूरी बॉडी दर्द से टूट रही थी और उसके लोअर बॉडी में तो हद से ज्यादा दर्द था। एव उसे अपने सामने करके उसके आंसू उसके फूले हुए गालों से साफ करता है। फिर वो उसे चुप कराते हुए थोड़ा सॉफ्ट से बोला, लिटिल वाइफी अब मत रोना, ओके। और फिर वो उसे टैबलेट्स देते हुए बोला, ये सारी टैबलेट्स तुम्हें अभी खाने हैं, इसे खाने के आफ्टर 5 मिनट्स यू विल फील बेटर। सिमी अपनी सूजी हुई आंख, सूजे हुए होंठ और फूले हुए गाल को और फुलाते हुए मना करते हुए बोली, नहीं मैं नहीं खाऊंगी कोई दवाई, मुझे किसी और तरह से ठीक करिए, समझे आप। एव उसे एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं रात का वही फिर सब रिपीट करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या तुम अब मुझे टॉलरेट कर पाओगी। उद्धरण चिन्ह। सिमी अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसकी बात मुंह खोले सुन रही थी। वो जल्दी से अपनी गर्दन न हिलाकर उससे दवाई लेती और उसे मुंह में रखने लगती है। एव स्माइल करते हुए उसे पानी पिलाता है और सिमी वो दवा खा लेती है, पर उसे बहुत कड़वी लग रही थी वो दवा। वो अजीब अजीब तरह से मुंह बना रही थी। एव उसे ही इंटेंस होकर देख रहा था, क्योंकि सिमी की हालत इस समय एव को सेड्यूस कर रही थी। उसकी बॉडी से वो चादर हट गई थी, जिस वजह से उसके पूरा शरीर जो लव बाइट से भरा था वो बहुत ही हॉट लग रहा था। एव उसके फेस को देखते हुए उसे अपने पास खींचता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके मुंह का टेस्ट बदलने लगता है। सिमी भी पहले थोड़ा घबरा जाती है, पर जब उसे फील होता है कि उसका कड़वापन अब उसके मुंह से जा रहा है तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वाधवा हवेली। कल पूजा थी, जिस वजह से आज बहुत चहल पहल थी। सभी बड़े अपने काम में लगे थे और लड़कियां अपने अपने रूम में थी। चिक्की और शिवी एक ही रूम में थी। चिक्की अपना फोन चला रही थी और शिवी कोई सा बुक पढ़ रही थी। तभी उसके फोन पर उसके कॉलेज फ्रेंड राज का कॉल आता है और शिवी फोन लेकर कॉरिडोर में आ जाती है। उससे बात करने लगती है। वो दोनों आने वाले एग्जाम के बारे में काफी हंस कर बात कर रहे थे। शिवी बार बार राज से यही कह रही थी कि राज यू आर सो फनी। शायद राज कोई जोक सुना रहा था, इसलिए शिवी हंस रही थी, पर इस बात से अनजान कि उसके मुंह से राज का नाम सुनकर कोई गुस्से से उबल रहा था। शिवी अपने ही धुन में थी कि अचानक से कोई उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे एक साइड खाली रूम में ले आता है।
शिवी जब तक कुछ समझ पाती वो इंसान उसे रूम में लाकर रूम को अंदर से लॉक करके उसे वॉल से सटा देता है। शिवी हैरान होकर अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगती है। वो जल्दी से राज से फ़ोन रखवाते हुए बोली, राज मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर वो कॉल कट करके उस इंसान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है जिसे उसने बहुत टाइट पकड़ रखा था। वो अपने हाथ को उससे छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए थोड़े गुस्से में बोली, बंदर तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वो इंसान धैर्य था जो शिवी के राज से बात करने से उबल रहा था, उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों। वो शिवी का हाथ और टाइट पकड़ते हुए बोला, आज के बाद तुम राज से बात नहीं करोगी। उद्धरण चिन्ह। शिवी उसे घूरते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझ पर रोक टोक करने वाले, मैं चाहे जिससे बात करूं। उद्धरण चिन्ह। धैर्य उसे दीवार से और तेज पुश करते हुए उसके करीब आकर गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं तुम्हारे लिए, पर तुम अब मेरी हो इसलिए तुम अब किसी से बात नहीं करोगी। शिवी अपने दिल में उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो भी लड़ते झगड़ते पता नहीं कब धैर्य को पसंद करने लगी थी, उसे नहीं पता था। पर फिर भी वो उसे दिखावा करते हुए बोली, मैं नहीं हूँ तुम्हारी और तुम तो सभी से फ्लर्ट करते हो, न तो मेरे पास क्यों आ रहे हो, जाओ उन्हीं के पास। उद्धरण चिन्ह। धैर्य उसके बोलते हुए पिंक होंठों की तरफ देखते हुए बोला, मैं कभी किसी के साथ सीरियस नहीं होता, ये सब अच्छे से जानते हैं, समझी, और तुम भी ये जान लो कि अब तुम उससे बात नहीं करोगी। उद्धरण चिन्ह। शिवी चिढ़ते हुए बोली, तुम मुझ पर ऐसे ऑर्डर नहीं चला सकते, नहीं तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। धैर्य उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए उसके बेहद करीब आकर धीरे से बोला, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, देखना चाहोगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो फोर्सफुली शिवी के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। शिवी शॉक्ड होकर उसे देखती रह जाती है और धैर्य अपनी पूरी ताकत उसे चूमने लगा। शिवी उसे धक्का देने लगी, पर धैर्य के आगे वो कुछ नहीं थी। धैर्य उसे जबरदस्ती किस कर रहा था और शिवी उससे छूटने का स्ट्रगल कर रही थी। धैर्य जब देखता है कि शिवी अब सांस नहीं ले पा रही तो वो उसे धीरे से छोड़कर उसके बालों और कपड़ों को सही कर देता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, समझ आया मैं क्या कर सकता हूँ, अब मत बात करना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो स्माइल करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है और शिवी ऐसे ही गुस्से और शॉक्ड में खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद वो भी धैर्य को कोसते हुए वापस अपने रूम में आ जाती है। उधर एव और सिमी हवेली आने के लिए निकल चुके थे। सिमी ने तो एव को बहुत परेशान कर दिया था। एव को उसे धमकाते हुए लाना पड़ रहा था, क्योंकि वो न खुद से नहाने जा रही थी, न ही खुद से कपड़े पहन रही थी और न ही कुछ खा रही थी। एव के धमकी देने से कि अगर वो अब कोई भी नखरे करेगी तो वो फिर से वही सब करेगा, जिस वजह से वो सिमी फिर रेडी हुई और दोनों हवेली के लिए निकल गए। हवेली पहुंचने के बाद सिमी सीधे एव के रूम में जाती है और सो जाती है, क्योंकि एव ने ही उसे उसके रूम में ही जाकर सोने को कहा था। सिमी अनवी और बाकी सभी से मिलकर सीधे सो जाती है और एव अपने काम में लग जाता है। पूजा अब एव करता था, न कि धनराज वाधवा। एव ने खुद कहा था कि वो अपने माँ की श्राद्ध की पूजा खुद से करेगा। हालांकि वो उन सब में भरोसा नहीं करता था, पर उसे अपने माँ की हर चीज़ खुद से करनी था। इसी तरह तैयारियों में सारा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। सुबह 10 बजे का मुहूर्त था, जिस वजह से सब जल्दी ही डिनर करके सो जाते हैं। एव भी सिमी को खाना खिलाकर उसके साथ उस रात आराम से सो जाता है। वहीं दिल्ली के मित्तल हाउस में राघव मित्तल और सनम मित्तल बर्बाद हो चुके थे और अब सनम नॉर्मल काम के लिए इंटरव्यू दिया करती थी, पर उसकी नफरत सिमी को लेकर कम नहीं हुई थी बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। उनका मित्तल हाउस बिकने से बहुत मुश्किल से बचा था। इस समय उसी हाउस के एक कमरे में सनम मित्तल, राघव मित्तल और युवराज कपूर और 2 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पर थे। उन सब को देखकर यही लग रहा था कि वो लोग कोई प्लान डिस्कस कर रहे थे। जब सब हो जाता है तो युवराज कपूर सभी से थोड़ा गुस्से से बोलता है, आप सबको जो करना हो वो उसके साथ करिए, पर मेरी सिमी को कुछ नहीं होना चाहिए।
मैं उसे बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, इस बार जहां वो अखंड वाधवा भी नहीं पहुंच पाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सनम नफरत से सिमी का नाम लेकर बोली, ठीक है, उस सिम्हिका को हम कुछ नहीं करेंगे, तुम बस उसे मेरे अखंड से दूर कर दो, जिससे मैं उसकी वाइफ बन सकूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वहां मौजूद सभी के चेहरे पर एक खतरनाक और शातिर स्माइल आ जाती है। फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कट जाता है और सभी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। 83 आखिर मिल ही गई सिमी अपने परिवार से। अब आगे। अगली सुबह। आज पूजा का दिन था, जिस वजह से सभी लोग आज जल्दी उठकर पूजा की तैयारियां में लग गए थे। आज का दिन ऐव के लिए खास था। वो सुबह ही उठकर अपने काम के लिए जा चुका था, क्योंकि पूजा अब उसे ही करनी थी। सिमी को उसने डिस्टर्ब नहीं किया था, जिस वजह से सिमी चैन से सो रही थी। सुबह के 8 बजे सिमी की आंख खुलती है और वो धीरे से उठकर बेड पर बैठ जाती है और फिर अपने चारों तरफ देखती है तो उसे ऐव नहीं दिखता, तो सिमी के फेस पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो जल्दी से उठकर रेडी होने चली जाती है, क्योंकि आज पूजा थी, जिस वजह से उसे सबके साथ रहना था। उसी समय गीता भवन में गीता जी भी सुबह जल्दी ही उठ गई थी और पूजा के काम में लग गई थी। उनके साथ जानकी जी भी उनकी मदद करवा रही थी और गिरधर जी और समीर वो दोनों पंडित जी से बात करने मणिकर्णिका घाट गए हुए थे, जहां आज की पूजा होनी थी। वहां जाकर समीर को अपने आदमियों से पता चला कि वाधवा खानदान के लोग भी यहीं आए हुए हैं पूजा के लिए, जिस वजह से समीर ने अपना पूरा अलग ही इंतजाम करवा लिया घाट पर, जिससे कि उन लोगों से सामना न हो उसका, वरना वो आज के दिन पक्का कुछ गलत कर देगा। और उधर ऐव वाधवा हवेली के बैकयार्ड वाले एरिया में अपने सोफे पर बैठा हुआ था और उसके साथ सात्विक शिविन भी थे। ऐव के सामने एक उसका स्पाई खड़ा था जो उसे कुछ बता रहा था और ऐव किसी राजा की तरह बिना किसी इमोशन के ये सारी चीजें सुन रहा था। जब वो स्पाई ऐव को सारी बातें बता देता है तो ऐव उसे हाथ से जाने का इशारा करता है, तो वो स्पाई सर झुकाते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सात्विक ऐव से बोला, तो क्या तू पक्का चाहता है अब ये करना? ऐव अपने फोन को निकालकर उसमें कुछ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, हाँ, मैं चाहकर भी ज्यादा दिन तक अब ये नहीं कर सकता। उसकी बात पर शिविन बोला, और उन सब का क्या, आज वो चुप तो नहीं बैठेगे? उद्धरण चिन्ह। ऐव अपने फोन में किसी को एक मैसेज सेंड कर देता है, फिर अपने फोन को पॉकेट में रखकर उठते हुए बिना किसी भाव के बोला, उनको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, बाकी सबका मैं देख लूंगा, बस धैर्य को संभालना होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात का मतलब दोनों बखूबी समझ रहे थे। उसके बाद ऐव वहां से जाते हुए बोला, तुम सबको वहां लेकर चलो, मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर शिविन शरारती अंदाज में बोला, ओहो, उसे क्या बात है, और मैंने सुना है कि कल रात तू अपने नए पैलेस में उसके साथ रुका था। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर ऐव रुककर उसे घूरते हुए बोला, मेरी जासूसी करना बंद करो और जो कहा है वो करो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो बिना उन सब की बात सुने वहां से चला जाता है और वो दोनों उसकी बात पर हंस देते हैं। फिर वो सब घर वालों को लेकर मणिकर्णिका घाट की ओर निकल जाते हैं। कल की जबरदस्ती किस के बाद से शिवी पूरी तरह धैर्य को इग्नोर कर रही थी, जिससे धैर्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर को अभी शिवी को सबके सामने कुछ नहीं कह सकता था, जिसके लिए वो उसे अकेले मिलने का मौका ढूंढ रहा था। सभी घर वाले घाट पर चले जाते हैं और हवेली में अब सिमी ही अकेली बचती है। उसे भी सबके साथ ही जाने का मन था, पर उसके मॉन्स्टर ने उसे सख्त होकर कहा था कि वो उसी के साथ ही जाएगी, इसलिए सिमी रेडी होकर नीचे आती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो ऐव किसी से कॉल पर बात कर रहा था। ऐव ने आज भी ब्लैक आउटफिट पहन रखा था और जिसमें वो हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सिमी अभी ऐव से कुछ नाराज था, जिस वजह वो चुपचाप ऐव के साइड में आकर खड़ी हो जाती है और उसे घूरने लगती है। ऐव को जब फील होता है कि कोई उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लगातार घूर रहा है तो वो अपने साइड में देखता है, तो बस देखता ही रह जाता है। सिमी ने आज लेड येलो कलर की सिल्क साड़ी पहन रखी थी क्योंकि आज पूजा था।
और बालों को खुला छोड़ रखा था। होंठों पर हल्की पिंक मैट लिपस्टिक और अपनी बड़ी बड़ी आंखों ने हल्का सा काजल, एक छोटी सी माथे रेड बिंदी और नाम मात्र टचअप। वो इतने में ही बला की खूबसूरत लग रही थी, जिसे एव बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। पर सिमी उसे अपनी आंखों से घूर रही थी। एव जिससे बात कर रहा था तभी उसे उसकी आवाज आती है तो एव अपने होश में आता है और उस इंसान का कट करके अपनी लिटिल वाइफ को देखने लगता है। एव सिमी को उसकी पतली सी कमर जो साफ साफ दिख रही थी उसे पकड़कर अपने पास खींचता है और उसके बाल उसके कान के पीछे करके उससे धीमी आवाज में बोलता है, क्या इरादा है मिसेज वाधवा आपका? सिमी उससे छूटते हुए मासूम सी आवाज में बोली, मेरा इरादा उन लोगों के साथ जाना था, आपके साथ नहीं। उद्धरण चिन्ह। एव उसकी इस बात पर घूर कर देखने लगता है तो सिमी एक प्यारा सा पाउट बना लेती है तो एव हल्का सा हंस देता है, फिर उसके होंठों पर स्मूच करके उसे हवेली से बाहर ले जाता है और सिमी बस खुन्नस भरी नजरों से उसे देखते हुए उसके साथ जाने लगती है। कुछ देर बाद मणिकर्णिका घाट पर वाधवा खानदान के सभी लोग आ चुके थे। एव भी सिमी को लेकर आ चुका था और सिमी तुरंत उससे दूर होकर अन्वी और चिक्की के पास चली गई थी। एव भी फिर पंडित जी के पास बिना किसी भाव के बैठ जाता है और पंडित जी पूजा शुरू करने से पहले एव को देखते हुए बोले, बेटा आप इन कपड़ों में पूजा में नहीं बैठ सकते और आपको पहले गंगा में स्नान करके यहाँ बैठना होगा। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात पर एव जैसे ही उन्हें मना करने वाला था कि अधिराज जी उससे बोले, चीकू जैसा कह रहे हैं पंडित जी वैसा ही करो। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात पर एव कुछ नहीं कहता, बस हाँ ने सर हिला देता है। उधर घाट के दूसरी तरफ समीर गंगा में स्नान करके पूजा में बैठ चुका था। वहां उसके साथ उसके दादा दादी और उसकी माँ थी। समीर उदास था आज क्योंकि उसे उसकी बहन की बहुत याद आ रही थी। आज वहां सभी उदास थे और दूसरी तरफ एव अपने बॉडी पर एक मात्र सफ़ेद कलर की धोती जो उसके मस्कुलर बॉडी के कमर से बंधी हुई थी और जिसमें उसके 8 पैक एब्स हद से ज़्यादा हॉट लग रहे थे। वो बिना किसी इमोशन के गंगा नदी में उतरता है। सिमी तो एक टक अपनी सांसें थामे एव के कभी एब्स को देखती तो कभी उसकी मस्कुलर बॉडी को। एव को ऐसे देख उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और वो अपनी नजरें उससे हटा लेती है और एव तो सिर्फ गंगा में डुबकी ले रहा था। कुछ देर बाद एव एक येलो कलर का कुर्ता पहनकर पूजा में बैठता है। उस कुर्ते की डिज़ाइन से ही पता चल रहा था कि वो किसी बड़े डिजाइनर से बनवाया गया है। एव के मां नमिता वाधवा की तस्वीर एव के सामने रखी हुई थी और एव शांत मन से पंडित जी के बताई गई विधि को कर रहा था और मेनका वाधवा को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस शायद किसी के आने का इंतजार कर रही थी और बार बार सिमी को देखकर एक एविल स्माइल कर रही थी। उधर सिमी का मन बड़ा अजीब सा हो गया था। उसे लग रहा था कि जैसे यही कोई अपना हो उसका। पूजा होते होते 2 घंटे बीत चुके थे और अब आहुति हो रही थी। एव का चेहरा उस आग की लपटों में बेहद खतरनाक और चमक रहा था। सिमी से जब और रहा नहीं जाता तो वो खुली सांस लेने के लिए घाट की तरफ चली आती है क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उधर गीता जी को भी बहुत घबराहट सी हो रही थी। समीर अग्नि आहुति दे रहा था, उसका फेस भी बहुत शांत था। वो दोनों जिस ओर थे पता नहीं कैसे पर सिमी भी इसी ओर आ जाती है और घाट पर बैठकर गंगा के पानी को देखने लगती है। पता नहीं कब उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे। पानी को देखते देखते वो अपने आप को रोक नहीं पाती और अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोते हुए बोली, मम्मा आई मिस यू भाई, आई मिस यू, मुझे आपके पास आना है प्लीज मम्मा भाई। वो यही सब बोलते बोलते बहुत तेज तेज रो रही थी। शायद वो अपने इमोशन पर कंट्रोल हाई नहीं कर पाई उस जगह को देखकर। उनसे कुछ ही दूर समीर पूजा कर रहा था और उसके गार्ड्स भी थे। गीता जी जब किसी के बिलखने की आवाज सुनती है तो वो सबकी ओर देखती है। सभी भी एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे तो गीता जी उस ओर देखती है जहां उन्हें एक लड़की घाट पर उनकी तरफ पीठ करके बैठी रो रही थी। गीता जी उसे देखकर सभी से बोली, लगता है उसे कोई दिक्कत है, मैं देखकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह।
समीर तुरंत उन्हें मना करते हुए बोला, आप कहीं नहीं जाएंगी माँ, यहाँ कहीं भी खतरा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। गीता जी को अभी सिर्फ उस लड़की के बिलखने की आवाज ही आ रही थी, जिसे सुनकर वो बहुत बेचैन हो रही थी। वो समीर से बोली, मैं गार्ड्स को साथ लेकर जा रही हूँ, बस उसे देखकर आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो बिना समीर की बात सुने गार्ड्स के साथ उस तरफ बढ़ जाती है। सिमी अभी बस रो रही थी, तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आने लगती है। वो अभी रो रही थी, जिस वजह से उसने नहीं देखा कि कौन है। गीता जी उसके पास आकर उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखती है तो उन्हें बहुत जानी पहचानी चीजें महसूस होने लगती है। वो धीरे से बोली, बेटा आप रो क्यों रही हैं? सिमी किसी के अचानक ऐसे हाथ रखने से पहले ही थोड़ी सहम गई थी, और उस औरत की बात सुनकर तो सिमी एकदम से हैरान हो जाती है। वो अपने आप को संभालते हुए धीरे से खड़ी होकर पीछे मुड़ती है, तो अपने सामने खड़ी औरत के देखकर दंग रह जाती है। और वो गीता जी जब उसे देखती है तो उनका शरीर अचानक से कांपने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को अभी सिर्फ देख रही थी, शायद अच्छे से पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सिमी अब बड़ी हो चुकी थी और काफी खूबसूरत भी। पर एक चीज उन दोनों में कॉमन था, अगर जवानी की फोटो में गीता जी को देखा जाए तो वो बिल्कुल सिमी के जैसे ही लगती थी। और सिमी अपने सामने खड़ी औरत को इसलिए ध्यान से देख रही थी क्योंकि गीता जी अब थोड़ी ढल गई थी और काफी अच्छे से मेंटेन भी थी। 10 पहले जैसे बिल्कुल नहीं थी। कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को आंख बंद करके भी पहचान सकती है, तो गीता जी अपने जान के टुकड़े सिमी को कैसे न पहचानती। वो अपने कांपते लहजे में सिमी को जी भर कर देखते हुए बोली, सिमी। वो ये बोलकर चुप हो गई, और सिमी जो उन्हें देखकर पहचान चुकी थी, और पहचाने भी क्यों ना, कोई बेटी अपने माँ को कैसे नहीं पहचानती। वो उनके मुंह अपना नाम सुनकर एकदम से होश में आकर रोते हुए बोली, मम्मा आप हो ये सपना है ना, मैं सपना देख रही हूँ ना। गीता जी उसे तुरंत अपने सीने से लगाकर रोते हुए बोली, नहीं मेरा बच्चा, ये मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मा। सिमी को जब वो गले लगाती है तो उसे वही जाना पहचाना फील होता है, और वो उनके गले लगकर खुशी और दुखी के मिले जुले भाव में बोली, मम्मा आप जिंदा हो, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। गीता जी उसे सामने लाकर उसके आंसू साफ करते हुए बोली, अब नहीं रोना, अब बस हम सब साथ खुश रहेंगे, और तुम्हें पता है समीर तुमको देखकर बहुत खुश हो जाएगा, वो भी यही है। उद्धरण चिन्ह। सिमी अपने भाई का जिक्र सुनकर खुशी से चमकते हुए बोली, यानी भाई भी है? सच में मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, आज अब से मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सिमी अपनी फैमिली को पाकर आज बहुत खुश थी, उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। गीता जी तो खुशी के आंसू ही बहाए जा रही थी सिमी को देखकर। उसके बाद गीता जी सिमी से बोली, चलो अब भाई से मिल लो, और दादू दादी भी आए। उद्धरण चिन्ह। सिमी आज अपने पूरे फैमिली को पाकर बहुत खुश थी, पर दादू दादी का नाम सुनकर वो अपने मम्मा को देखने लगी, तो गीता जी समझ गई, तो उन्होंने उससे प्यार से कहा, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सिमी इसलिए इस तरह की क्योंकि उसे जहां तक पता था उसके दादा दादी ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, जिस वजह से सिमी ने भी कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। उसके बाद सिमी और गीता जी उस तरफ जा ही रहे थे। वहां एक साथ 3 गोलियां चलने की आवाज आती है, और सिमी की तेज चीख निकल जाती है, और गीता जी सिमी लो देखते हुए चीख पड़ती है।